हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यहाँ की हिंदी का पहला चैप्टर। इसमें है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, प्रमुख बोलियाँ। तो आज हम लोग हिंदी के बारे में समझेंगे और भाषा क्या होती है। ठीक है, भाषा का अर्थ देखेंगे हम लोग। भाषा का सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाषा का अर्थ। भाषा क्या होती है आप सब लोग जानें। भाषा एक माध्यम होता है जिससे हम अपने मन के भाव विचार को व्यक्त कर सकते हैं। और व्यक्त कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 प्रकार से। ठीक है, भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। इसमें आती है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो आप लोग देखते होंगे कि जो ये ट्रैफिक साइन होते हैं 3, ये भी एक सांकेतिक भाषा का प्रकार है। ठीक है, ये भी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। और इसमें हम लोग देखेंगे इसके बाद लिखित भाषा। लिखित भाषा है, इसमें है कि लिखित भाषा के लिए एक लिपि चाहिए होती है। और लिपि क्या होती है? अपने हम जो मन के, तो आप लोग देखते होंगे कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है या वर्ण होती है। ठीक है, तो लिखित भाषा में हम लोग वर्ण कहते हैं और जो मौखिक भाषा है उसमें सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ठीक है, तो लिखित भाषा में जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, तो वर्णों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है, आवश्यकता, इसे लिपि कहते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि लिपि क्या होती है। लिपि वही है लिखित भाषा का। लिखित भाषा हम लोग जिन चिन्हों के माध्यम से दूसरे इंसान तक अपने मन के भाव व्यक्त कर सकते हैं उस चीज को हम लोग लिपि कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी, अब हम लोग लिपि की बात करते हैं तो जो हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। देवनागरी लिपि। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि की एक विशेषता है, इसमें एक तो शिरोरेखा होती है। ये एग्जाम में पूछी जाती है क्वेश्चन, शिरोरेखा। और दूसरी इसकी विशेषता है कि ये देवनागरी लिपि की विशेषता है कि बाएं से दाएं की ओर जो हम अक्षरों को लिखते हैं वो बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। दो, ठीक है। और जो ये देवनागरी लिपि है ये ब्राह्मी लिपि से परिष्कृत है। मतलब कि ब्राह्मी लिपि में सेम ऐसे ही है कि बाएं से दाहिनी तरफ अक्षरों को लिखा जाता है। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि की निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की पहचान कैसे कर सकते हैं? शिरोरेखा, बाएं से दाएं की तरफ अक्षरों का लिखना होता है। ठीक है, जो देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग हुआ था वो गुजरात में जयभट्ट के शिलालेख में। जयभट्ट वहां का एक राजा था। शिलालेख। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया। इसके बाद विकास, हिंदी भाषा का विकास क्रम। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो जो वर्तमान हिंदी है उसका जो प्राचीन में जो रहा है हिंदी भाषा का विकास क्रम देखते हैं हम लोग। सबसे पहले संस्कृत आई, देन उसके बाद पाली, और उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, एंड देन उसके बाद हिंदी, वर्तमान हिंदी। ठीक है, तो संस्कृत को एक अन्य नाम से जाना जाता है वैदिक भाषा या पौराणिक भाषा। पौराणिक भाषा। ठीक है, संस्कृत का जो काल रहा है वो 1500 BC से 500 BC तक। ठीक है, और ये पाली है। इसको आप सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध के जो धर्म ग्रंथों में जो प्रयुक्त भाषा है वो पाली थी। और पाली का जो काल रहा है वो 500 BC से 1 AD तक। ठीक है, बौद्ध धर्म
ग्रंथों में इस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्राकृत प्राकृत भाषा जो जैन 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 धर्म ग्रंथों में इसका प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। इसके बाद इसका जो काल रहा है वो 1 AD से 500 AD तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपभ्रंश। अपभ्रंश प्राकृत को जनमानस की भाषा भी कहा जाता है। ये जनमानस की भाषा भी रही है उस समय। और अब हम लोग देखेंगे कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश का जो काल रहा है वो 500 AD टू 1000 AD, ठीक है। और हिंदी जो वर्तमान हिंदी है वो 1000 AD से अब तक, ठीक है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का विकास क्रम, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी, ठीक है। हिंदी भाषा का ये आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा का संवैधानिक स्थिति। आप लोग जानते हो कि जो भारतीय संविधान है उसमें हिंदी भाषा का जो है वो प्रमुख उल्लेख किया गया है, और हिंदी हमारी राजभाषा है तो इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। हिंदी हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि हिंदी भाषा का जो उल्लेख है वो कौन से भाग में है हमारे भारतीय संविधान में। टोटल 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, और भाषाओं का जो उल्लेख है अनुसूची 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में। उसमें जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची में भारतीय हिंदी भाषा का सभी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और भाग 17 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि भाग 17 में जो आर्टिकल है वो 343 टू 351, अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे आगे। ये जो यहाँ से लिखते हैं अनुच्छेद 343, इसमें क्या है कि हिंदी जो है भारतीय संघ की राजभाषा होगी, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, राजभाषा, ठीक है। हिंदी को जो भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया है वो राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 344, ठीक है। इसमें है राजभाषा आयोग। आप लोग अपने नोटबुक में नोट करिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से पढ़िए। और राजभाषा आयोग, इसमें 344 में राजभाषा आयोग का उल्लेख किया गया है, जो कि हिंदी भाषा को आगे प्रोग्रेस करवाएगा। और इस जो राजभाषा हिंदी के लिए राजभाषा आयोग जो बना था वो 7 जून 1955 को BG खरे की। एक चीज और ध्यान देंगे, हिंदी भाषा के लिए जो हिंदी घोषणा कि हिंदी एक राजभाषा होगी, भारतीय संघ की एक राजभाषा होगी, तो इस चीज की घोषणा 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। और जो हिंदी को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यानी मतलब जो हिंदी राजभाषा के रूप में जो लागू हुई थी वो 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये आप लोग नोट करिए। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी के लिए सबसे पहले राजभाषा आयोग कब बना, तो ये है 7 जून 1955 को BG खरे की अध्यक्षता में। और आप लोगों से पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा का उल्लेख
भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो आप लोगों को दिखेगा कि भाग 17 में। ठीक है, बाकी आप लोग इनसे क्वेश्चन बना के अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जो राजभाषा आयोग जो बनाने की परमिशन देगा वो कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राजभाषा आयोग बनाएगा, राष्ट्रपति। परमिशन, ठीक है। ये और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 344 तक वहाँ हो गया था। इसके बाद है अनुच्छेद 345। इसमें उल्लेख है, प्रांतों बोलो या राज्यों बोलो, राज्यों की राजभाषा। इसमें उल्लेख है राज्यों की राजभाषा। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड की राजभाषा क्या है, हिंदी। उत्तराखंड ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि एक स्टेट अपने यहाँ एक से अधिक राजभाषाओं को एक से अधिक भाषा को राजभाषा का दर्जा दे सकता है। तो हम लोग उत्तराखंड ने जो है 2010 में संस्कृत को दूसरी राजभाषा घोषित किया। ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, ये डेट पूछी भी जाएगी एग्जाम में। ठीक है, आप लोग इस चीज को नोट करिएगा। इसके बाद अनुच्छेद आता है 346। इसमें क्या है, संघ या पत्राचार, ये संघ और प्रांत में पत्राचार 346 में। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यदि कोई स्टेट, मान लो उत्तराखंड को यदि अगर अन्य स्टेटों से मतलब पत्राचार करना है या लेटर भेजना है या उनसे कुछ आदेश प्राप्त करना है या आदेश देना है, तो उसके लिए पत्राचार के लिए भाषा बनी है। ठीक है, कि हम लोग मतलब हिंदी भाषा में पत्राचार करेंगे। ठीक है, ये इसके बाद है इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है 348। इसमें हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन होते हैं कि जितने भी कोई भी कार्य होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, तो वो केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, वो अंग्रेजी भाषा में होगा। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज होते हैं उनको भी उनके लिए जो एक एबिलिटी होती है वो इंग्लिश प्रेफरेंस में मांगी जाती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं या कुछ भी निर्णय लिए जाते हैं तो वो अंग्रेजी भाषा में होता है। ठीक है, लास्ट आर्टिकल देखते हैं हम लोग, अनुच्छेद 351। इसमें है हिंदी भाषा विकास के निर्देश। ठीक है, कि हर अलग स्टेट अपना जो स्टेट में है उसमें हिंदी भाषा के विकास पे विशेष ध्यान देंगे। ये आर्टिकल 351। ठीक है, इसके बाद हम लोगों इसके बाद आता है एक आर्टिकल 120 और 210। 120 इसमें है संसद की भाषा, यानी संसद में जो विधेयक बिल जो भी आते हैं तो उसको किस भाषा में हम लोग पेश कर सकते हैं, तो उसमें हिंदी अंग्रेजी। ठीक है, ये तो है गए, लेकिन यदि किसी को अपनी मातृभाषा में यदि किसी को मातृभाषा में करना है तो उस चीज के लिए अध्यक्ष की परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, जो भी संसद का अध्यक्ष होगा, ठीक है, परमिशन। और ये है
आर्टिकल 210। तो इसमें विधानमंडल में जैसे सेंटर में संसद होता है वैसे ही स्टेट में विधानमंडल होता है। तो उसमें विधानमंडलों में जो भी विधेयक बिल या कोई भी डिसीजन वो होता है तो उसमें हिंदी प्लस अंग्रेजी, और इसमें भी सेम कंडीशन है कि किसी को मातृभाषा में अपना बिल विधेयक पेश करना है तो उसमें अध्यक्ष की परमिशन चाहिए होती है। ठीक है। इसके बाद आएगा हिंदी की बोलियां। आप लोगों को मैं बता दूं कि बोली और उपभाषा में क्या अंतर है। ठीक है। तो जो बोली होती है वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे हम लोग बात करते हैं जैसे जौनसारी हो गई, कुमाऊनी हो गई, गढ़वाली हो गई, या किसी क्षेत्र की बोली मतलब क्षेत्र विशेष की बोली हो गई। तो उस एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो जो भी भाषा बोली जो भी उनकी जो लैंग्वेज होती है उसे बोली कहते हैं। और उपभाषा होती है कि एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली, ठीक है, उसे उपभाषा कहते हैं। तो जो हिंदी भाषा में जो उपभाषाएं हैं वो 5 है। ठीक है। 5 उपभाषाएं हैं। उपभाषाएं 5 उपभाषाएं होती हैं। फर्स्ट है पश्चिमी हिंदी, सेकंड इज पूर्वी हिंदी, एंड थर्ड इज बिहारी हिंदी। ये एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है इसलिए इनको पर्टिकुलर उपभाषाओं में डाला गया है। ठीक है। चौथा है राजस्थानी, एंड फिफ्थ इज पहाड़ी। पहाड़ी में आती है, देखो जैसे पहाड़ी भाषा है ना, भाषा मैंने बोला कि बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। तो पहाड़ी जो भाषा है उसमें आती है गढ़वाली। ये गढ़वाली बोलियां आती हैं इनके अंतर्गत, ये बोलियां आती हैं इसमें अलग से। इसके बाद है पूर्वी पश्चिमी, उसके बाद है बिहारी, देन उसके बाद राजस्थानी, ठीक है, उसके बाद है पहाड़ी। तो इसमें हम लोगों ने देखा है, मैंने पहाड़ी हिंदी में बोला था, इसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, इसमें नेपाली, ये 3 बोलियां हैं पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत। राजस्थान में आती है मेवाती, मारवाड़ी, मेवाती मारवाड़ी, ठीक है, ये आती है राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग बिहारी देखेंगे। ठीक है। बिहारी में आती है मैथिली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, मगही और भोजपुरी। इसमें आती है ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, बांगरू एक, ठीक है। और जो ये खड़ी बोली है इसको कौरवी, ठीक है। और पूर्वी हिंदी में आती है बघेली, मगही, मगही तो गढ़ी, अवधि आती है पूर्वी हिंदी के तहत। अब ये बताओ कि इनमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में, बताती हूँ आपको क्वेश्चन कैसे बनता है। इसमें आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। इनसे आप लोग स्वयं के लिए क्वेश्चन उठाओ, इन सब में से अपने लिए क्वेश्चन उठाओ कि क्वेश्चन कैसे आएगा। ऐसे इसमें आएगा
देखो जैसे राजस्थानी है, इसमें से डाल दो, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये बिहारी हो गया, तो इसमें से सारी बोलियां ये डाल देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी का भाग नहीं है। तो नीचे फिर अदर अदर की डाल देंगे और इसकी, ठीक है। लोगों का ये भी कंप्लीट, आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद आप लोग कोई सी भी हिंदी की बुक उठाकर, या तो राजपाल की, मेरे पास तो राजपाल की है, तो आप लोग उसमें से फर्स्ट चैप्टर के पूरे क्वेश्चन हल कर लेंगे, जिससे आपके दिमाग में क्वेश्चन आए और क्वेश्चन बने और आप सॉल्व कर सको, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।